साथ जुड़े हुए हैं प्रद्युमन जी, आप उनसे वाकिफ हैं, आप उनकी बातें जानते हैं, उनका ज्ञान जानते हैं, उनकी जो नब्ज़ है हरियाणा की राजनीति पर जानते हैं, तो उनसे जानेंगे कि इसका क्या कारण है और इसका पार्टी को क्या नुकसान हो सकता है। प्रद्युमन जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। तो ये जो कल नहीं आए राव इंद्रजीत, उसका कारण आपकी नज़र में क्या है? और उसके क्या पॉसिबल नुकसान पार्टी को हो सकते हैं? देखो, मेरा मानना ऐसा है कि राव इंद्रजीत को पूरी तरह से तवज्जो पार्टी में नहीं दी जा रही है और चूंकि एक राजघराने से आते हैं, निश्चित रूप से वो अपना पूरा मान और सम्मान चाहते हैं। उनकी यही लड़ाई कांग्रेस पार्टी में थी और यही इसी मुद्दे को लेकर के वो लगातार पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी में भी इस तरह की बातें करते रहते हैं। मुख्यमंत्री बनने का उनका एक सपना है, जो ना उनका कांग्रेस में पूरा हो पाया और ना ही पिछली लगातार जो है 11 साल से बीजेपी उस तरफ कोई निगाह देख रही है। हालांकि बीजेपी सत्ता में 9.5 साल से ही आई है, लेकिन राव साहब जो है मोदी जी को जैसे ही देश का प्रधानमंत्री का प्रत्याशी बीजेपी ने डिक्लेयर किया, उसके तुरंत बाद जो है वो बीजेपी में आ गए थे। अब समस्या ये है राव साहब के साथ कि पहले वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार की कैबिनेट में भी राज्य मंत्री थे और अब नरेंद्र मोदी जी की तीसरी लगातार कैबिनेट में वो राज्य मंत्री हैं। इस बार उनको राज्य मंत्री विद इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है, पिछली बार भी उनको इसी तरह से दिया गया था। लेकिन उनको उम्मीद ये थी कि जो शख्स लगातार सांसद बन रहा हो, छठी बार सांसद बना हो, 5 बार लगातार वो जीत रहा हो, उसके बावजूद उसको कैबिनेट में मंत्री ना बनाया जाना, कहीं ना कहीं ना केवल उनके समर्थकों को बल्कि खुद राव इंद्रजीत को भी नागवार ये चीज गुजर रही है। और उसी का ये परिणाम है कि वो लगातार इस तरह की बयानबाजी देते रहते हैं। अब अभी पीछे भी उन्होंने एक बात कही थी कि बेशक भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार प्रदेश में सत्ता में आई है, लेकिन उसको सत्ता में लाने का सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो उस अहिरवाल का है, जिसमें राव इंद्रजीत की वजह से अधिकतर सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं। जहां तक सवाल है इस समारोह में ना आने का, ये समारोह तो उन्हीं के लिए आयोजित किया गया था। अगर इस समारोह का नाम भी आप देखोगे तो वो जो जीते हुए 5 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिनमें 3 केंद्र सरकार में मंत्री हैं, और उन 5 सांसदों का ही अभिनंदन समारोह था। हालांकि बड़े बड़े जो फ्लैक्स लगे हुए थे उनमें राव साहब के फोटो भी लगाए हुए थे। उनको आना ही था क्योंकि कार्यक्रम ही उनके सम्मान समारोह का था। उसके बावजूद ना केवल उनका आना बल्कि उनके कार्यकर्ताओं का भी ना आना वहां बड़ा चर्चा का विषय रहा। मैं खुद उस कार्यक्रम में मौजूद था, तो वहां जो लोग थे उनकी जुबां पर 2 ही नामों की ज्यादा चर्चा थी, एक राव इंद्रजीत सिंह और एक जो अनिल विज जी के साथ जो एपिसोड वहां घटित हुआ, उस पर भी हम कभी चर्चा करेंगे। ये दोनों ही चीजों पर पूरी जो है जो उनका सम्मान समारोह था उसमें कार्यकर्ताओं और नेताओं में इन्हीं चीजों की चर्चाएं चलती रही। अब सही ढंग से तो राव साहब ही बता पाएंगे कि वो क्यों नहीं आ पाए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अभी चूंकि विधानसभा का चुनाव बिल्कुल सिर पर है और राव साहब चाहते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में उनकी बेटी को टिकट मिले, उनके जो साथी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा टिकट मिले, उनको पार्टी में पूरी तवज्जो मिले, और वो उनकी ये भी दिली इच्छा है कि उनको कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर बनाया जाए। मुख्यमंत्री अगर पार्टी नहीं बनाती तो कम से कम कैबिनेट रैंक का मंत्री तो जरूर बनाया जाए। उनके कार्यकर्ताओं की ये भी मांग वर्षों से चल रही है, लेकिन बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस मांग को अभी तक पूरा नहीं कर पाया है। जी प्रद्युमन जी, देखिए, मेरे हिसाब से जो मैं बीजेपी को समझा हूँ कि जी बीजेपी में 2 तरह से आप एंटर कर सकते हैं, या एक तो पार्टी के साथ घुल मिलकर, जी और अगर आप पार्टी के साथ नहीं घुलते मिलते हैं तो आपकी अकड़ को लेकर तो वहां एक जो ईगो है, लेवल है, वो दूसरे जी नेताओं का भी बहुत ज्यादा है। जी और राव इंद्रजीत की वजह से पार्टी जीत रही हो, ऐसा तो जी कहीं कुछ नजर नहीं आता है। आपकी क्या राय है इसमें? क्योंकि जो अहिरवाल है उसमें 10-11 सीटें हैं, ये जरूर जी है कि वो बीजेपी की तरफ ओरिएंटेड है,
लेकिन जी 90 की असेंबली में 10 सीटों से कोई चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकता है। सीटें आपको कम से कम 45 चाहिए। उससे बड़े समाज दूसरे भी हैं, जाट समुदाय उससे बहुत बड़ा है, जी जिसके पास बहुत ज्यादा सीटें हैं। वो अपना कैंडिडेट जितवा सकते हैं। इवन पंजाबी समुदाय बहुत ज्यादा सीटें जितवा सकता है उसके कंपैरिजन में। तो जी ये जो अकड़ के साथ ये है कि मुझे बनाओ नहीं तो मैं विरोध करूंगा, ये क्या आपको लगता है कि बीजेपी में ये बात उनकी चल पाएगी? देखो, मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले तो राव इंद्रजीत जी को जो उनका अ, एक सिस्टम उन्होंने बना रखा उसमें सुधार करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। आज वो बनना तो चाहते हैं पूरे हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री, लेकिन वो अहिरवाल से बाहर कभी निकले ही नहीं और ना ही वो निकलने की कभी सोच रहे। राव इंद्रजीत का केवल महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और जो गुड़गांव, ये जो 3 जिले हैं, या यूं कह लीजिए कि भिवानी, महेंद्रगढ़ लोकसभा और गुड़गांव लोकसभा, इनके अलावा राव इंद्रजीत कहीं ना जाते हैं, ना ही वो पिछले जब से उनका राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ है तब से उन्होंने कोई प्रयास भी नहीं किया पूरे हरियाणा प्रदेश का नेता बनने की। तो बीजेपी या कांग्रेस उनको क्यों नहीं मुख्यमंत्री का मेटीरियल समझ पा रही, उसके पीछे मैं सबसे बड़ा कारण ये मानता हूं कि राव इंद्रजीत केवल एक अहिरवाल के नेता बनकर के रह गए हैं। अगर उनको मुख्यमंत्री का मेटीरियल बनना है, मुख्यमंत्री का दावेदार बनना है, तो पूरे हरियाणा प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करनी होगी और अपने जो बीजेपी के नेता, अब चूंकि वो बीजेपी में हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो तीसरी बार बीजेपी से सांसद बनने के बावजूद बीजेपी में घुल मिल नहीं पाए हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो जिस तरह का एक नेचर है, या भारत माता की जैसे भाषण शुरू होते हैं, लेकिन उस तरह का राव इंद्रजीत अभी तक पिछले 3 लगातार योजनाओं से बेशक वो कमल के चुनाव चिन्ह पर जीत रहे हों, लेकिन वो अभी तक ढल नहीं पाए और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ढलेंगे भी नहीं। जिस तरह का उनका राजनीतिक सिस्टम रहा है, लग नहीं रहा कि राव साहब ढल पाएंगे। अब तो सिर्फ जो उनकी एक इच्छा मुझे जो लग रहा है वो यही है कि चूंकि अभी मंत्रिमंडल का तो विस्तार होगा नहीं अगले 3, 4, 5, 6 महीने में, कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है, तो लिहाजा अब उनके एक ही सोच मिलेगी कि किसी भी हालात में अपनी बेटी आरती राव को टिकट दिलाएं। और ये सोच उनकी पिछली 2 योजनाओं से भी रही है, लेकिन दोनों योजनाओं में बीजेपी ने उनको दरकिनार कर दिया। हालांकि उनके कहने से बीजेपी ने कुछ बड़े नेताओं की टिकटें काटी, कुछ उनके चहेतों को टिकट जरूर दी, लेकिन आज भी मेरा ये मानना है कि बेशक वो और उनके समर्थक ये समझते हों कि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाए, लेकिन राव साहब का इस अहिरवाल के अलावा हरियाणा प्रदेश में राजनीतिक रूप से कोई वजूद दिखाई नहीं दे रहा है। जी मैं आपको इसका एक एग्जांपल और देना चाहूंगा जी कि जब भी राव, देखिए यादव बेल्ट बहुत बड़ी है, जी पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा बिहार, जी काफी हद तक मध्य प्रदेश, जी राजस्थान, जी हरियाणा, जी इवन दिल्ली के अंदर भी कुछ हद तक, इतनी बड़ी यादव बेल्ट होने के बावजूद वो अपना विस्तार कहीं नहीं कर पाए। खाली हरियाणा तो छोड़िए, जब जी भी अभी भी अगर इन चुनावों में भी देखा जाए जी बीजेपी को अगर यादवों के बीच कोई नेता ले जाना पड़ता था तो वो जी राव साहब से नहीं कहा जाता था, वो मोहनलाल जी यादव जी को पकड़ के लाया जाता था और उनके जी कार्यक्रम यहाँ करवाए गए। जी तो ये बिल्कुल। एक, जिस दिन मोहनलाल यादव हरियाणा में आए प्रचार करने के लिए, वो अपने जी आप में एक घंटी थी राव इंद्रजीत के लिए कि आप अपनी महत्ता नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आप अगर चलें, अगर निकलें तो आप यादवों के बड़े नेता हो सकते थे। 3 बार से आप लोकसभा में हैं और अब मोहनलाल यादव को बड़ा नाम देके और यादवों के बीच में पैठ बनाने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो कसूर है, ये या कोई ये अपनी स्ट्रेटजी ना बना पाना, सिर्फ आराम की राजनीति करना, क्योंकि उन पर, राव साहब पर ये भी आरोप लगता है कि वो अपने वर्कर के बीच में भी नहीं निकलते हैं, अपने इलाके में नहीं निकलते। क्या जी कहेंगे? मैं आपको एक आंखों देखा वाकया दर्शकों को बताऊं। नारनौल विधानसभा के किसी गांव में एक मंत्री जी का प्रोग्राम था और उन्होंने लोगों से ये पूछा कि आप ये बताइए भाई यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं।
तो वहां जो एक बात सुनने को मिली, जब लोग उनको समस्याएं बताने लगे तो उन्होंने ये कहा कि अगर राव साहब कभी आ जाते हैं हमारे गांव में और अगर हम ये समस्याएं उनको बताएं तो राव साहब उनकी सुनते भी नहीं, वो भाषण बीच में छोड़ करके चले जाते। राव साहब पूरी तरह से राजसी ठाठ बाट के नेता हैं। राव वीरेंद्र सिंह का एक बड़ा नाम था, वो लोगों के बीच में घुल मिल करके रहते थे, लेकिन उनकी जो राजनीतिक विरासत, और अकेले राव इंद्रजीत नहीं बल्कि जो उनके दोनों भाई हैं, चाहे राव अजीत सिंह का जिक्र कर लें या राव यादवेंद्र सिंह का जिक्र कर लें, वो भी जनता से कोई बहुत लंबा चौड़ा जुड़ाव उनका नहीं है। और यही कारण है कि राव साहब खुद चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपना विस्तार नहीं कर पाए। वरना एक समय ऐसा था जब राव वीरेंद्र सिंह का, जो राव इंद्रजीत जी के पिताजी हैं, उनका राजस्थान की राजनीति में तो सीधा सीधा दखल था, जबकि अब राव इंद्रजीत का कोई, जैसा आपने बताया कि हरियाणा दूसरे स्टेटों को में कोई प्रभाव नहीं है, इसी की काट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं के गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से भूपेंद्र सिंह यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी, उनको राज्यसभा में भेजा, केंद्र में कैबिनेट का मंत्री बनाया और पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव तक बनाया। कहीं ना कहीं राव साहब का विकल्प भारतीय जनता पार्टी ढूंढ रही है, और उसी का कारण है कि राव इंद्रजीत की बजाय जो राजनीतिक रूप से या चुनावी राजनीति में उनके मुकाबले नौसिखियां हैं, चाहे वो भूपेंद्र यादव हों चाहे डॉक्टर मोहन यादव हों, उन दोनों को बड़ी तवज्जो देना कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि राव इंद्रजीत अपने, जो उनका एक ओरा है राजनीतिक, जो उनका एक कद है, उससे कहीं ना कहीं जो है सही ढंग से तालमेल नहीं बैठा पा रहे, जिसकी वजह से वो केवल एक सीमित 12-13 सीटों के नेता बनकर के रह गए हैं। और उन 12-13 सीटों में भी अगर मैं कहूं तो जो अहिरवाल के बड़े बीजेपी के नेता हैं, चाहे राव नरबीर सिंह हों, वो उनके धुर विरोधी हैं, चाहे डॉक्टर अभय सिंह यादव हों जो अभी सरकार में मंत्री हैं, वो भी उनके विरोधी हैं, और डॉक्टर बनवारी लाल, जिनको उन्होंने विधायक भी बनवाया मंत्री भी बनवाया, वो भी अभी दोनों सीढ़ियों में चढ़े हुए हैं। वो बीजेपी के मनोहर लाल जी और नायब सिंह सैनी के भी नजदीकी हैं और इंद्रजीत सिंह के साथ भी अच्छा तालमेल बनाए हुए हैं। कहीं ना कहीं जो ईगो है राव इंद्रजीत की, जैसा आपने अभी एक बात और कही कि वो कार्यकर्ताओं से भी नहीं मिलते, वो कार्यकर्ताओं से मिलना तो दूर, बहुत से नेता और कार्यकर्ता तो ऐसे हैं जो उनको सिर्फ रामपुरा हाउस के नाम पर वोट करते हैं, उनकी उनसे बात तक भी नहीं हो पाती। जी जी प्रद्युमन जी, आपको नहीं लगता कि ऐसा करके वो जो अपनी राजनीतिक विरासत है उसमें खुद ही सेंध मार रहे हैं? एक तरह से अपनी बेटी को वो बनाना तो चाहते हैं एमएलए, और बीजेपी ने शायद इस बार कहा भी है कि इस बार उनको टिकट मिलने की संभावना है, क्योंकि 5 साल तक उन्होंने काम भी किया है पार्टी में। यही शर्त रखी गई थी कि 5 साल जो काम करेगा उसको टिकट मिल जाएगा, फिर उसको ये नहीं माना जाएगा कि ये पारिवारिक मामला है। तो इस बार शायद उनको टिकट, वो प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य भी हैं पिछले कई साल से। जी, तो इस बार उनको टिकट मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन अगर आप खुद ही राजनीति में घुलेंगे मिलेंगे नहीं, राजनीति तो सिर्फ घुलने मिलने का काम है, लोगों की समस्याएं निपटाने का काम है। आपका राजसी डाट तो रहता ही है, लेकिन जनता कहाँ जाएगी? डेमोक्रेसी में तो जनता के बाद जाना ही पड़ता है। तो ये अपनी अपनी जो विरासत छोड़ के जाएंगे उसको भी नुकसान करके जाएंगे। देखो, निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि जब किसी नेता को राजनीति विरासत में मिल जाए तो वो बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं करता। इसका अगर हम उदाहरण देखें, चाहे चौधरी भजनलाल जी ने इतना संघर्ष किया, उसके बावजूद जो उनके दोनों बेटे हैं वो उस स्तर पर संघर्ष नहीं कर पाए। राव वीरेंद्र सिंह जमीन से जुड़े हुए नेता थे, खूब संघर्ष किया, राजस्थान और हरियाणा के बड़े नेता रहे, लेकिन उनके भी बेटे राजनीतिक रूप से लोगों से नहीं मिल पाए। इसी तरह से अगर हम बात करें चौधरी बंसीलाल जी की, चौधरी बंसीलाल जी के जो बड़े बेटे हैं रणबीर सिंह महेंद्रा, वो भी लोगों से उस स्तर पर नहीं मिल पाए जिस स्तर पर चौधरी बंसीलाल लोगों से घुल मिलते थे। उसके बाद अगर सुरेंद्र सिंह की बेटी श्रुति चौधरी की बात करें, 3 चुनाव लड़ने के बावजूद श्रुति चौधरी को, मेरा ऐसा मानना है कि पूरी लोकसभा के गांव के नाम तक भी याद नहीं मिलेंगे।
3 चुनाव लड़ने के बावजूद। इसके बाद अगर हम बात करें चौधरी देवीलाल की विरासत की, जो संघर्ष चौधरी देवीलाल जी ने किया, वो जो उनकी आने वाली पीढ़ियां हैं वो उस संघर्ष को नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो केवल ड्राइंग रूम के नेता बन करके रह जाते हैं। और कमलकांत जी, आज की जो राजनीति है वो 24 घंटे 365 दिन की हो चुकी है। आज आपको, जब विपक्ष के एक नेता का मैं उदाहरण दूं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, बेशक वो 10 साल से सत्ता में नहीं है, उसके बावजूद 24 घंटे 365 दिन की राजनीति वो करते हैं। सारा दिन लोगों के बीच में रहते हैं, हारे या जीते। उसी का ये परिणाम है कि आज कांग्रेस के पास इकलौता चेहरा वो दिखाई दे रहे हैं, उसके बावजूद कांग्रेस की बेहतर पोजीशन दिख रही है। तो कहीं ना कहीं राव साहब को भी अगर अपनी बेटी को स्थापित करना है राजनीतिक रूप से, तो लोगों के बीच रह करके ही वो ये कर पाएंगे। राजसी ठाठ बाट आपको छोड़ने पड़ेंगे। जी प्रद्युमन जी, आखिरी सवाल कि जी। ये जो जिस तरह का एटीट्यूड राव इंद्रजीत का अभी है और विधानसभा के चुनाव सिर पर खड़े हैं, अपनी जी। बेटी के लिए तो वो टिकट मांग ही रहे हैं, अपने समर्थकों के लिए भी मांग रहे हैं, तो जी। क्या उनको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है कि उनकी बात को ज्यादा तवज्जो ना दी जाए? देखो, निश्चित रूप से नुकसान उनको हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी अगर हम देखें तो जिन जिन लोगों को उन्होंने टिकटें दिलाई उनमें से कुछ एक चुनाव हार भी गए। इस बार भी ये हालात है कि राव नरबीर सिंह जो उनके धुर विरोधी हैं, उनको पार्टी ने अच्छा वेटेज दिया हुआ और उनको एक क्लस्टर जिसमें 3 लोकसभाएं आती हैं, उनका प्रभारी बनाया हुआ है। इसी तरह से उनके धुर विरोधी राव अभय सिंह यादव को मंत्री बनाया हुआ है, जबकि राव इंद्रजीत के जो सबसे खासम खास शख्स थे, ओम प्रकाश यादव, उनको नायब सिंह सैनी ने अपने मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी। तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी राव इंद्रजीत जितना बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, केवल उतना उनको देने के पक्ष में कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि वो कुछ बहुत ज्यादा राव इंद्रजीत के लिए दे पाएंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय दिया और पूरे विषय को समझाया हम लोगों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।